Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 9 unit 1.3.2 individualized teaching. Let's see. और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, व्यक्तिगत शिक्षण। आइए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक शिक्षक हमेशा क्लासरूम शिक्षण को मनोरंजक व प्रभावी बनाने का प्रयास करता रहता है। इसके लिए वह बच्चों की योग्यता और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप करिकुलर तैयार करता है। इसके लिए वह कभी कभी ग्रुप टीचिंग व कभी कभी इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग का सहारा लेता है। यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक है बच्चों के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां करता है ताकि वह शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करता है और उसी अनुसार जो टीचिंग है उसको तैयार करता है। जैसे कभी वह समूह शिक्षण के लिए तैयारी करता है बच्चों की, कभी व्यक्तिगत शिक्षण के लिए तैयारी करता है जो बच्चों के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यहाँ पर दिया गया जब एक टाइम में एक ही शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चे की जो व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में सहयोग मिलता है और बच्चे में जो प्रोग्रेस है वो भी होती है। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया बच्चों का प्रोग्रेस सुनिश्चित होता है। यहाँ पर बताया गया कि जब एक टीचर एक ही टाइम में एक बच्चे को क्लास देगा, एक शिक्षण कराएगा तो उसके अंदर बच्चे का जो प्रोग्रेस है वह सुनिश्चित होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा ही जो टीचर है उसका मेन फोकस होता है, बच्चे पर टीचर का मेन फोकस होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर अनेक प्रकार की जो त्रुटियाँ हैं उनको समय पर ध्यान में रखकर ऑब्जर्व करके उनको दूर किया जाता है और बच्चे के जो शिक्षण है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया है आवश्यकता आधारित शिक्षण सामग्री को तैयार करके भी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। कि जब शिक्षक को बच्चे की आवश्यकता के बारे में पता लग जाता है तो वह उसकी आवश्यकता के अनुसार जो TLM है उसको तैयार करता है और बच्चे को शिक्षण देता है। यहाँ पर इस रूप से भी बच्चे को फ़ायदा होता है। 4 पॉइंट दिया गया शिक्षक पर बोझ कम होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब एक टाइम में एक ही बच्चे को जब शिक्षक पढ़ाएगा तो उसके लिए इसके लिए शिक्षक को अलग से कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। वह पूरा फोकस है बच्चे पर रहेगा। बच्चे के लिए ही जो तैयारी होगी शिक्षक की होगी और यहाँ पर एक से अधिक बच्चों के लिए जो शिक्षक को तैयारी करनी पड़ती है उसका जो बोझ है शिक्षक पर कम पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर बताया गया है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो एक RS बॉन्ड बनता है वो यहाँ पर मजबूत बनता है कि बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावना बढ़ती है कि वह टीचर को समझने लगता है और जब टीचर को समझने लगता है तो बच्चे का जो फियर होता है, जो डर होता है वह भी दूर हो जाता है और इससे बच्चे की जो लर्निंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चा बहुत अच्छे से लर्निंग करता है और अपने डाउट्स भी टीचर के साथ शेयर करता है। ये यहाँ पर बताई गई है इसकी एडवांटेज। आइए आगे जानते हैं इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं। किसी शिक्षक के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि उसके क्लासरूम के सभी बच्चे सामान्य अधिगम की मात्रा को प्राप्त करें। काफ़ी प्रयासों के बाद भी कुछ बच्चे सामान्य अधिगम की मात्रा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे यह भी हो सकता है कि बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताएं एक दूसरे से अलग हों, बच्चे का सीखने का तरीका दूसरों से अलग हो या फिर कोई ऐसा कारण जिससे बालक शैक्षिक रूप से पीछे हो गया हो।
या फिर कोई ऐसा कारण जिससे बच्चा शैक्षिक रूप से पीछे हो गया हो। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षण का सहारा लेता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा है उसकी आवश्यकताओं के लिए इंडिविजुअलाइज्ड जो व्यक्तिगत शिक्षण है उसको लागू किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि क्लासरूम शिक्षण में अध्यापक का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सभी बच्चों को शिक्षण करवाना, अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करवाना। लेकिन जब सभी बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते तो उसके लिए जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं कि बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरों से अलग हो, ये बताया गया। बच्चे का सीखने का तरीका वो अलग होता है और भी बच्चे के लिए शैक्षणिक रूप से पीछे रहने की अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बच्चे का डर हो सकता है या फिर उसका डाउट्स को ना डिस्कस करना भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये यहाँ पर आवश्यक होता है कि जो IEP है यहाँ पर बच्चे के लिए तैयार की जाए, जिससे बच्चे की जो अधिगम चुनौतियाँ हैं उनको कम करके बच्चे को शिक्षण करवाया जा सके, ये यहाँ पर बताया गया। आइए अब जानते हैं पर्पज़ ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस कि व्यक्तिगत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, ये इनके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया है बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार अधिगम के लिए वातावरण प्रदान करना। यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों की आवश्यकता और उनकी योग्यता के अनुसार वातावरण प्रदान करना ताकि बच्चे शिक्षण को प्राप्त कर सकें। सेकंड दिया गया है बच्चों के विकास को लगातार बढ़ावा देना और उनके अनुसार शिक्षा देना ताकि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो सके। यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों के विकास को बढ़ावा देना ताकि वह शिक्षण को प्राप्त कर सके। थर्ड पॉइंट दिया गया है बच्चों को अल्टरनेटिव अतिरिक्त लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराना जिससे वे अपने सीखने की गति के अनुसार सीख सके। फोर दिया गया बच्चों को नया ज्ञान देने से पहले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता व पूर्व ज्ञान के आधार पर स्टार्टिंग पॉइंट तैयार करना। ये सब जो दिए गए हैं ये उद्देश्य दिए गए हैं ताकि IEP को अच्छे से लागू किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों को उनके गति, तरीके, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करके उनकी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उनके सीखने की गति को बढ़ाने के लिए टीचर द्वारा डिलीवरी सिस्टम तैयार करने में भी सहायता करता है। यहाँ पर बताया गया कि बच्चों को शिक्षा के जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसके रूप में IEP को लागू किया जाता है जिससे जो सभी बच्चों को हेल्प हो सके उनके शैक्षिक गोल को प्राप्त करने में। ये यहाँ पर इसका बताया गया। आइए अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, व्यक्तिगत निर्देशन के घटक। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब एक शिक्षक इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग के लिए प्लान तैयार करता है तो उसे बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है और बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जब टीचर IEP बच्चों के लिए डिज़ाइन करता है, उनकी IEP की तैयारी करता है, तो शिक्षक के सामने बहुत से जो फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर टीचर को IEP को तैयार करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के दौरान टीचर व असिस्टेंट टीचर को यह चाहिए कि वह बच्चों के लिए अल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल तैयार रखे और प्रत्येक लर्निंग के बाद उसे असेस करे। यहाँ पर बताया गया है कि जो टीचर है और असिस्टेंट टीचर है उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह बच्चों के लिए अल्टरनेटिव मतलब एक से अधिक जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको तैयार रखे ताकि बच्चों को लर्निंग करने में हेल्प हो सके, यहाँ पर बताया गया। और लर्निंग होने के बाद उसका असेसमेंट भी ज़रूरी है। इसके प्रमुख घटक इस प्रकार से दिए गए हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट दिया गया पहले के अधिगम को ध्यान में
रखना चाहिए कि बच्चों ने जो पूर्व लर्निंग की है, जो पहले सीख चुके हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को ये सब कॉन्सेप्ट पता है। सेकंड दिया गया ध्यान आकर्षक करना, कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, बच्चों उसको देखकर खुश हों और बच्चों का जो ध्यान है उसके ऊपर बार बार जाए। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो हमें आईईपी के लिए तैयार करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया बच्चों को उद्देश्यों अवगत कराना, कि बच्चों को उसके जो एजुकेशन के मोटिव है, जो आईईपी के मोटिव है, उसके बारे में अवगत कराना, उसके बारे में जानकारी देना। फोर्थ दिया गया पूर्व आवश्यकताओं की तैयारी, कि जो टीएलएम है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं है, किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, वो सब की सब आवश्यकताएं अच्छे से तैयार होनी चाहिए। 5 दिया गया बच्चों के सम्मुख विषय वस्तु व सामग्री को प्रस्तुत करना, कि बच्चों के सामने जो टीएलएम है उसको किस प्रकार से लेकर आना है, जो कंटेंट है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, इस चीज़ की भी तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार की भी तैयारी करनी चाहिए। 6 दिया गया अधिगम के लिए निर्देशन देना, कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसके लिए किस प्रकार के स्टेप्स लिए जाएंगे वो सब। 7 दिया गया है अतिरिक्त अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करना, कि एक से अधिक जो टीएलएम्स हैं उनको प्रस्तुत करना, कोई विजुलाइज होना चाहिए, कोई हीरिंग एबल होना चाहिए, कोई टचेबल होना चाहिए, ये सब मल्टी सेंसरी बेस्ड जो टीएलएम्स हैं उनको तैयार करना चाहिए। 8 दिया गया है अधिगम का मूल्यांकन, कि बच्चों ने जो सीखा है उसका टेस्ट या असेसमेंट करना चाहिए, ताकि पता लग सके कि बच्चों ने कितना अधिगम किया है, कितना सीख पाए हैं इस मेथड से। 9 पॉइंट दिया गया है अधिगम को बढ़ाना और उसे हस्तांतरित करना। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के लिए जो अधिगम एक्टिविटी है उसको बढ़ाना और हस्तांतरित करना, मतलब उसको आगे कंटिन्यू चालू रखना, ताकि बच्चे और भी अच्छे से अधिगम प्राप्त कर सकें। ये यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स हैं जो दिए गए हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के, व्यक्तिगत निर्देशन के घटक, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं।